आ रही है ना, कि मुझे थोड़ा आधा इधर का सुनाई देगा, आधा उधर का सुनाई देगा। और बाकी जो घर पर हैं, सही है ऑडियो वीडियो? यस सर। ओके, तो फर्स्ट हेडिंग लिखिए सम, कुछ डेफिनेशंस आपको लिखवाएंगे जो कुछ पता होगी कुछ नहीं होगी। सम इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस, सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स लिख सकते, some important definitions। तो चैप्टर की स्टार्ट इजी होगी। और आज हम लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे एक रेडियो एक्टिविटी, समझ लो वहां से चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा रेडियो एक्टिविटी से। तो पहले छोटे छोटे काम करने होंगे। तो अभी आपने हेडिंग लिखा है सम ओके, तो इसमें फर्स्ट हेडिंग आप लिख सकते हैं आइसोटॉप। आइसोटॉप्स कर दें, कुछ होता है क्या आइसोटॉप्स? आइसोटॉप्स लिखिए। तो Z क्या होता है, A क्या होता है, इसके बारे में हमें पता है। Z एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एलिमेंट। A क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम। तो लिखिए आइसोटॉप्स के बारे में, दोज एलिमेंट्स, those elements which have same atomic number, कुछ गलत तो नहीं लिख रहे हैं? क्योंकि आई थिंक आपको मालूम होगा इसलिए कह रहा हूँ। आइसोटॉप पढ़ते हैं कहाँ पर, केमिस्ट्री में होगा शायद। those elements which have same atomic number but different atomic mass number, are called isotopes, are called सर वीडियो पॉज हो गई। सर वीडियो पॉज हो गया।
आप तो ऑन ही है ना, जल्दी बताइए, आप तो ऑन ही है ना उधर, आप तो मतलब बाकी हाँ। अब बताइए कैसे क्या करें, मैं हूँ क्या इसमें? ये सर अब आ गया। तो फिर क्या दिक्कत? आई डोंट नो, आई थिंक अभी कनेक्टेड है। ओके सर आप हाँ भाई, आइसोटॉप्स की डिफाइन लिखवा रहे थे। आइसोटॉप की डिफाइन पर ही अटक गए थे क्या? ये तो कह रहे हैं कि बहुत पहले डिस्कनेक्ट हो गया था। ओके, आइसोटॉप की डेफिनेशन हो गई थी, कुछ एग्जांपल्स अच्छा है मार्कर बोर्ड पर लिखे हुए हैं। आइसोटॉप की डेफिनेशन में हमने कहा था दोज एलिमेंट्स व्हिच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास नंबर आर कॉल्ड आइसोटॉप्स, और ये कुछ एग्जांपल। सेकंड डेफिनेशन लिखते हैं, आइसोटॉप्स के बाद आइसोबार्स होते हैं कुछ, बताते जाओ। आइसोबार्स है ना, आइसोबार्स। अब ये आइसोबार आइसोटॉप का उल्टा है, इसमें आइसोटॉप्स में Z सेम था, A डिफरेंट थी, है ना। इसमें A सेम होगा, Z डिफरेंट। कुछ एग्जांपल्स लिख लेंगे, फटाफट करते हैं, लिखिए। दोज एलिमेंट्स व्हिच हैव, दोज एलिमेंट्स व्हिच हैव सेम एटॉमिक नंबर। भाई जो म्यूटेड नहीं है म्यूट कर लें, आवाज आ रही है। Those elements which have same atomic mass number। हाँ भाई ठीक है ना, आप ही बताएंगे, सेम एटॉमिक मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर आर कॉल्ड आइसोबार्स, आर कॉल्ड आइसोबार्स। तो आइसोबार्स के एक दो एग्जांपल बनाते हैं जो नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, वही है ना, हमारी तरफ से नहीं। तो आई थिंक ए सेम करना है ना, तो कार्बन का ये वाला आइसोटॉप ले लें एक, और नाइट्रोजन को ले लें। नाइट्रोजन जो नेचुरल होता है 7N14,6C14, Z सेम नहीं है बट A सेम है, तो ये दोनों म्यूचुअली एक दूसरे के क्या हैं, आइसोबार्स। एक आप बताओ, थोड़ा इजी बताओ ना आप, थोड़ा आसपास, ज्यादा दूर मत जाओ। ऑक्सीजन से कुछ नहीं हो सकता, बताइए। कदम, आर्गन, आर्गन और कैल्शियम, तो क्या करूं इनका, कुछ बताओ ना। होता है क्या? ठीक है, और बनाते हैं। हीलियम और हाइड्रोजन का बोल रहे हैं, हीलियम का A4 होता है। हाइड्रोजन में ऐसा कौन सा हाइड्रोजन है जिसका A4 होता है? तो आप एक और बना लेना तसल्ली से ना, गलत नहीं होना चाहिए। जैसे ये सही है, दोनों एग्जिस्ट करते हैं, नाइट्रोजन होता ही है ना। ये 7N13 होता है क्या? 7N13 नाइट्रोजन का भी आइसोटॉप होता है क्या? नहीं सुना है ना, तो नहीं सुना है इसका मतलब नहीं होता होगा। तो एक भी याद नहीं आ रहा है, और कोई? हम चाहते हैं एक और ग्रुप जरूर लिखें, बताइए कोई। खुशवंत, आप सोच रहे हैं शायद। बहुत दूर नहीं जाना ना, यूरेनियम तक भी हम पढ़ेंगे आगे, बट आसपास में कुछ हो जाए तो बढ़िया है। ऑक्सीजन से नहीं बन रहे 14। सर सोडियम का आर्गन क्या एंड बताओ? पोटेशियम। पोटेशियम Ar और Na से बन जाएगा क्या? सर आर्गन एंड पोटेशियम। हाँ, तो ऑर्गन का Z बताओ, 18, और A? 40। ठीक है, Na का? पोटेशियम के। Ca
पोटेशियम का भी कह रहे हैं भाई। हाँ भाई Ca का बताइए। 2040 ये होते हैं। तो एक ग्रुप आपने बता दिया, एक और ग्रुप लिख लीजिए। तो पहले आर्गन को लिखें 18 Ar40। ये Ca क्या कैल्शियम है क्या? Ca मतलब 2040। ओके, तो आप कह रहे हैं सभी, तो मान लेते हैं इसको। इसका तो मुझे कंफर्म है, इसको आपने बताया तो चेक कर लेना भाई बाकी लोग। चलिए थर्ड नंबर डेफिनेशन, आइसोटॉप हो गया, आइसोबार हो गया, आइसोटॉन्स लिखिए। आइसोटॉन, आइसोटॉन्स, आइसोटॉन्स इसमें लिखें भाई। आइसोटॉन्स क्या होते हैं? जिनके न्यूक्लियस में, वो एलिमेंट्स जिनके न्यूक्लियस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का नंबर सेम हो। न्यूट्रॉन्स पर फोकस करना है। लिखिए दोज एलिमेंट्स which have equal number of neutrons, are called isotons, ओके। डेफिनेशन तो ठीक है, एग्जाम्पल से बात ज्यादा समझ में आएगी। तो आइसोटॉन्स के एग्जाम्पल आप इजीली बना सकते हैं। लाइक 1H3 की बात करें, हाइड्रोजन का आइसोटॉप है ना, इसके न्यूक्लियस में 2 न्यूट्रॉन है, 1 प्रोटॉन है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं? 2 है। इसके साथ में आप इसको ले सकते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है ना। हीलियम होता है, हीलियम के न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन है बट 2 न्यूट्रॉन भी हैं, तो ये दोनों म्यूचुअली एक दूसरे के क्या है? आइसोटॉन्स। ऐसे ही कार्बन और नाइट्रोजन से आप बना सकते हैं आई थिंक। जैसे इसमें कितने न्यूट्रॉन है? 7। कार्बन का एक आइसोटॉप है 6C13। 6C13 में न्यूट्रॉन कितने हैं? 6 प्रोटॉन है और 7 न्यूट्रॉन्स हैं। सही है ना? इसमें कितने न्यूट्रॉन होंगे? इसमें कितने न्यूट्रॉन होंगे? क्लियर कर लें। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होता है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता है A माइनस Z। तो इसका A है 13, Z है 6, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होगा? 7। तो एक तो ये एग्जांपल बता दिया मैंने आइसोटॉन का। एक आप 7N14, 6C13 म्यूचुअली आइसोटॉन्स हैं, और आप चाहें जो बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एक और आइसोमर्स, नाम सुना होगा आपने आइसोमर्स। आइसोमर्स क्या होते हैं? लास्ट उसकी भी बात कर लेते हैं। जिनका Z भी सेम होता है, A भी सेम होता है, तो अलग क्या होता है? रेडियो एक्टिव नेचर अलग होता है। चलिए बात करते हैं आइसोमर्स। आइसोमर्स लिखिए, हो गए ना ग्रुप ऑफ एग्जांपल्स कुछ बात समझने के लिए। लिखिए दोज एलिमेंट्स which have same atomic number and same atomic mass number. Those elements which have same atomic number and same atomic mass number की अटेंडेंस की स्क्रीनशॉट ले लें, हो जाएगा ना। are called isomers, एक मिनट, हाफ डेफिनेशन ही हुई है अभी तो। सेम एटॉमिक नंबर एंड सेम एटॉमिक मास नंबर, बट डिफरेंट radioactive properties, ये चैप्टर है, इसमें रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, हाफ लाइफ, मीन लाइफ, इसी की बात करेंगे। इंपॉर्टेंट काम जो होगा रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस में आप थोरियम, यूरेनियम, प्लूटोनियम, जो हायर Z वाले एलिमेंट्स है ना, जिनके न्यूक्लियस हैवी होते हैं, वो रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टीज दिखाते हैं। और रेडियो एक्टिव रिएक्शंस जो
न्यूक्लियर रिएक्शंस की इस चैप्टर में लास्ट में हम बात करेंगे। तो कुछ सब्सटेंस होते हैं जो सेम है, जैसे यूरेनियम आप ले लें, है ना, तो यूरेनियम के बहुत सारे आइसोटॉप्स होते हैं। 92 यूरेनियम 235 भी होता है, 92 यूरेनियम 238 भी होता है, ठीक है, 235। अगर एक यूरेनियम है और ऐसा का ऐसा एक और यूरेनियम है 92 यूरेनियम 235, ना Z सेम, ना Z में कुछ डिफरेंस है ना A में कुछ डिफरेंस है, दोनों सेम है। तो क्या डिफरेंस है? अगर एक यूरेनियम अनस्टेबल है तो उसके अंदर एनर्जी लेवल कुछ अलग होता है, और एक अनस्टेबल न्यूक्लियस अपने में से अल्फा पार्टिकल्स या बीटा पार्टिकल्स या गामा रेज एमिट करता है, और गामा रेज मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एमिट करता है और स्टेबल न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाता है। तो एक अनस्टेबल मतलब एनर्जी का कुछ डिस्टर्बेंस है अंदर, या तो एनर्जी कम है या ज्यादा है, इन जनरल ज्यादा ही होती है। तो एक अनस्टेबल न्यूक्लियस स्टेबल न्यूक्लियस में आने से पहले कुछ एनर्जी एमिट करता है, उसको बोलते हैं रेडियो एक्टिव डिके। इन जनरल गामा डिके होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलती है, और अनस्टेबल न्यूक्लियस स्टेबल न्यूक्लियस में आ जाता है। तो रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टीज में अगर डिफरेंस है, Z सेम है, A सेम है, तो वो होते हैं आइसोमर्स, ठीक है। एग्जाम्पल कुछ लिखना नहीं है, हाँ कुछ ऐसा कुछ स्टार लगा देते हैं। अगर रेडियो एक्टिव अगर कोई न्यूक्लियस कोई एलिमेंट अनस्टेबल है तो स्टार लगा देते हैं, और स्टेबल है तो नॉर्मल ऐसा लिखते ही हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल क्यों नहीं है? क्योंकि सेम आप कितनी बार भी लिख सकते हो, किसी को भी लिख सकते हो, है ना। तो रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टी का अगर डिफरेंस है तो आइसोमर्स, ठीक है। और कुछ होता है क्या? मुझे कुछ यही याद आ रहा है ना। ओके, तो हमारे लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको नेम और कुछ एग्जाम्पल पता होना चाहिए कि नेम प्लस एग्जाम्पल, नेम प्लस एग्जाम्पल। डेफिनेशन एज सच कभी पूछेंगे नहीं, कभी आएगी नहीं, बट इंफॉर्मेशन जब हम बड़े कुछ काम करते हैं तो ये टर्म्स हमारे बीच में कभी आ जाएगी, तो आप फेमिलियर होंगे तो कंफर्टेबल होंगे, आपके दिमाग में क्वेश्चन मार्क नहीं बनेंगे, ठीक है, रेजिस्टेंस नहीं आएगा बनेंगे, इसलिए इनको थोड़ा डिस्कस करना होता है। क्लियर है? आगे बढ़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक आपको आई थिंक पता होगा क्योंकि छोटे छोटे टॉपिक हैं। एक होता है 1 AMU, 1 एटॉमिक मास यूनिट। क्योंकि एटम के मास की बात करें तो एटम का मास किससे एक तरह से जनरेट होता है? उसके न्यूक्लियस से। एटम का जो मास होता है वो मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन, इन्हीं से बनता है। अगर किसी न्यूक्लियस का Z पता है आपको, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पता है, तो इससे न्यूक्लियस का मास जनरेट होता है। तो किसी भी एलिमेंट का मास बहुत बहुत स्मॉल होता है, 10 टू द पावर माइनस 26 kg इस ऑर्डर का होता है। और बार बार आप 10 टू द पावर माइनस 26 kg नहीं लिखें, इसलिए एटॉमिक मासेस को मेजर करने के लिए एक अलग यूनिट है। वो अलग यूनिट क्या है? AMU, एटॉमिक मास यूनिट। तो नेक्स्ट हेडिंग यही है, लिखिए एटॉमिक मास यूनिट, फटाफट लिखिए। एटॉमिक मास यूनिट को आप AMU, इन शॉर्ट इसको हम स्मॉल u भी लिखते हैं, एटॉमिक मास यूनिट। तो ये तो बहुत ही एक वेल नॉन डेफिनेशन है। C12 एटम जो है उसके मास को 12 से डिवाइड करते हैं तो क्या मिलता है? एटॉमिक मास यूनिट। 1 एटॉमिक मास यूनिट की डेफिनेशन हम लिखेंगे। देखिए एक मास डिफेक्ट के बारे में आपको बताया ना, तो एक्चुअल में अगर C12 न्यूक्लियस है, C12 कार्बन जो है C12, उसके न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन है कितने न्यूट्रॉन है ये हमें पता है। कितने कितने हैं? 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन। अगर उनका डिफरेंट डिफरेंट प्रोटॉन्स का और डिफरेंट डिफरेंट न्यूट्रॉन्स का टोटल मास देखें तो वो ज्यादा होता है, और C12 न्यूक्लियस का जो एक्चुअल मास होता है वो थोड़ा अलग होता है, थोड़ा कम होता है। तो C12 एटम के न्यूक्लियस के मास की बात कर रहे हैं हम। प्रोटॉन कितने हैं? 6 है, न्यूट्रॉन कितने हैं? 6 है। उनका टोटल मास तो ज्यादा होता है, बट उनसे जो न्यूक्लियस बन गया है उसका मास थोड़ा कम होता है। तो उसका मास कितना होता है?
उसका मास होता है 1.6674 इंटू 10⁻⁻26 kg। 1.66 नहीं होता है यहाँ, 1.9974 इंटू 10⁻⁻26 kg किसका, कार्बन के न्यूक्लियस का मास। और इसको अगर हम 12 से डिवाइड करें तो देखिए एक मिनट, 1.66 कुछ आएगा क्या, 1.99 10⁻, अगर इसको 12 से डिवाइड करें तो फर्स्ट 2 डिजिट डेसिमल के बाद 1.66 कुछ आएगी क्या, देखो, क्योंकि मुझे ध्यान है यहाँ 99 होना चाहिए, है ना। 10⁻⁻27 आएगा, वो एक अलग बात है। तो चलिए ये वैल्यूज आपको याद रह जाए तो अच्छी बात है। फाइनली क्या पता करना है, 1 AMU कितना केजी होता है, कैसे वो भी चलिए देख ही लेते हैं। ओके, हेडिंग के बाद कुछ लाइंस लिखिए, लिखिए 1 एटॉमिक मास यूनिट ब्रैकेट में लिखना और जरूर लिखना 1 AMU ब्रैकेट क्लोज इज डिफाइंड बाय 1 एटॉमिक मास यूनिट ब्रैकेट में 1 AMU इज डिफाइंड बाय 1/12 टाइम्स ऑफ, is defined by 1/12 times of mass of 1/12 times of mass of C12 atom, mass of C12 atom, एटम बोल रहा हूं मैं ना, C12 एटम, क्योंकि किसी एलिमेंट का या किसी एटम का मास एक्चुअल में उसके न्यूक्लियस का मास ही होता है, इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल होता है। ओके, C12 एटम, फुल स्टॉप। दैट इज, अब इक्वेशन क्या बनेगा इसके अकॉर्डिंग, 1 AMU, तो बिल्कुल क्लियर राइटिंग में लेफ्ट से स्टार्ट करें। नेक्स्ट स्टेप, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग 1 AMU इक्वल टू mass of C12 atom upon 12। अब एक्सपेरिमेंट्स बताते हैं C12 एटम का मास कितना होता है, मतलब C12 एटम के न्यूक्लियस का मास कितना होता है। तो ध्यान रखना, यहाँ एटम के प्लेस पर C12 न्यूक्लियस कर दें तो भी बात वही है, इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल होता है। ओके, 1.9974 इंटू 10⁻⁻26, ये है C12 एटम का मास इन केजी, यहाँ पर जरूर लिखें केजी अपॉन 12, किलोग्राम दिखाई देना चाहिए 10⁻⁻26। अब कोई भी एक जना डिवाइड लगाकर मुझे बता दें, 1.66 10⁻⁻27 भी आएगा, डेसिमल के बाद 3 प्लेसेस तक या 4 प्लेसेस तक बता दें। 05 0.16 is 45 into 10⁻⁻26। 45 ऐसा कुछ बता रहे, ठीक है, आ रहा है ना। ओके, 10⁻⁻27 kg 1 AMU। तो आपको डेसिमल के बाद जो 2 प्लेसेस है ना, 1.66 इंटू 10⁻⁻27 1.266 10⁻⁻27 पता करना है, पता रखना है 1 AMU कितना होता है, ठीक है। एक और बात आपको देखकर भी पता लग रहा होगा, आइडिया लग रहा होगा, अगर आइसोलेटेड, बिल्कुल सेपरेट आइसोलेटेड आपके पास प्रोटॉन है तो प्रोटॉन का मास कितना होता है, डेसिमल के बाद 5 प्लेस तक पता है किसी को, 2 प्लेस तक तो सब जानते हैं। प्रोटॉन का मास 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg इतना होता है। और न्यूट्रॉन का, एक आइसोलेटेड न्यूट्रॉन का मास होता है 1.6788
885 into 10 to the power minus 27 kg। कौन हैवी है? न्यूट्रॉन थोड़ा सा हैवी है प्रोटॉन से, ठीक है। एक तो ये बात पता चल रही है। दूसरी बात, इंपॉर्टेंट बात, आप सभी को पता है कार्बन के न्यूक्लियस में C12 एटम के न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन है, 6 न्यूट्रॉन है। आइसोलेटेड प्रोटॉन आइसोलेटेड न्यूट्रॉन के मासेस के वैल्यूज आप देखें डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस तक 6 7 आ रहा है। और यहाँ पर हमें पता है C12 एटम के न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन्स हैं, 6 न्यूट्रॉन्स हैं, और डिवाइड किससे दिया है? 12 से। तो 1.67 आना चाहिए। बट यहाँ पर मास ऑफ C12 एटम है, मतलब C12 एटम के न्यूक्लियस का प्रैक्टिकल मास है जो 6 न्यूट्रॉन 6 प्रोटॉन से मिलकर बना हुआ है। जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन मिलकर न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करते हैं तो काफी सारा मास, या हम कहें काफी सारी एनर्जी की नीड होती है। वो एनर्जी कहाँ से आती है? मास लॉस से, अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन्स मास एनर्जी इक्विवेलेंस। तो वो जो मास डिफेक्ट है वो न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी में कन्वर्ट होता है और एक न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है। तो C12 एटम का जो प्रैक्टिकल मास है वो न्यूक्लियॉन्स के टोटल मास से कम होता है, ठीक है। तो जो प्रोसेस है वो आपको शायद प्रीवियस क्लास में भी कहा था कि न्यूक्लियॉन्स का टोटल मास ज्यादा होता है, और न्यूक्लियॉन्स से जब न्यूक्लियस बन जाता है तो मास डिफेक्ट होता है, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी जनरेट होती है और न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है, मास लॉस होता है। तो न्यूक्लियस का मास कम होता है न्यूक्लियॉन्स के मास से। बहुत अगर ऑर्डिनरी मैथ लगाएं, ऑर्डिनरी साइंस लगाएं तो ऐसा लगेगा इट इज इम्पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता कि 5-6 बॉडीज रखी हुई है, उनका मास सेपरेट मास कैलकुलेट किया और सब करके रख दिया और उन सबको एक साथ मेजर किया तो अलग आ रहा है। हाउ इट इज पॉसिबल? तो ये नॉर्मल साइंस नहीं है, ये न्यूक्लियर फिजिक्स में जा रहे हैं आप। न्यूक्लियर फिजिक्स की कहानी ही अलग है, न्यूक्लियर फोर्स की कहानी ही अलग है। ये जो आइंस्टाइन का मास एनर्जी इक्विवेलेंस है ना, E इक्वल टू डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर, ये आप समझ लो हमारी इस दुनिया से परे है। ये आपने सुना होगा शायद आइंस्टाइन का थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। आइंस्टाइन इन दो ही बातों के लिए इतना फेमस हुआ, एक तो मास एनर्जी इक्विवेलेंस और थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। और आपने ये भी सुना होगा कि टाइम ट्रेवल है ना, अब तो हॉलीवुड मूवी भी आप देखते हैं टाइम ट्रेवल। तो आइंस्टाइन वाज द फर्स्ट पर्सन हु टॉक अबाउट टाइम ट्रेवल। अगर कोई बॉडी लाइट की स्पीड के इक्विवेलेंट स्पीड से मोशन अगर करने लग जाए, आसपास स्पीड से भी, तो वहां पर टाइम अलग स्पीड से चलने लग जाता है। और ये प्रैक्टिकली प्रूव भी किया और सब साइंटिस्ट मानते भी हैं। बॉडीज की लेंथ चेंज हो जाती है, शेप चेंज हो जाते हैं, टाइम डिफरेंट स्पीड से चलने लग जाते हैं, बट बहुत हाई स्पीड से। तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में आइंस्टाइन ने बताया था कि लाइट की स्पीड वन एंड ओनली इस यूनिवर्स में नॉन रिलेटिव है, बाकी सब कुछ रिलेटिव है। हमारे प्लेनेट की स्पीड के अकॉर्डिंग हमारे यहाँ पर सोलर सिस्टम में टाइम चलता है। अगर कोई दूसरा सोलर सिस्टम अलग स्पीड से कुछ चल रहा है तो वहां पर टाइम ही अलग स्पीड से चलता है, ऐसा आइंस्टाइन ने बताया। तो अब आपको मैंने बहुत हाई लेवल पर पहुंचा दिया, तो आप इतना तो मान ही लेंगे कि न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन प्रोटॉन का कंबाइंड मास जो है वो कम होता है सेपरेट मास से। सेपरेट मास से प्रैक्टिकली पता लग रहा है एक एक पार्टिकल का मास ज्यादा है, जबकि एवरेज क्या आ रहा है? कब आ रहा है? रीजन, हमने यहाँ कौन सा मास रखा है? एक्चुअल मास ऑफ दी C12 एटम, ठीक है। तो एक तो ये वैल्यू याद कर लेना 1.66 10 to the power minus 27 kg किसकी वैल्यू है? 1 AMU की वैल्यू है, ठीक है। अब इसके नीचे आप एक और काम कीजिए, नोट करके लिखिए, डेसिमल के बाद 4 प्लेसेस तक लिख दें। चलिए डेसिमल के बाद 4 प्लेसेस तक, मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन। चलिए आपको AMU में वैल्यू बताते हैं, आप शायद बता पाएगा कोई? मास ऑफ प्रोटॉन इन AMU ज्यादा होगा ना 1 AMU से, तो 1.00 7
और यहाँ पर 1.008 AMU ओके। यहाँ पर मे बी 5 6 7, यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ मैं। 7 जो है ना, एक ही चेंज है। 7 के प्लेस पर आप सभी को 6 करना है, और यहाँ पर ये जो 8 दिख रहा है ना, यहाँ पर 8 के प्लेस पर 50 करना है। बड़ा चेंज तो यहाँ पर करना है, 8 के प्लेस पर 50, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट अभी यही कर रहे हैं ना, इससे बाद में कुछ भी नहीं करना था, तो अभी ये ठीक है, परफेक्ट। यहाँ पर वैल्यू आती है 7 और यहाँ पर 8, तो 1.007 1.008 AMU। आगे भी नंबर आएगा डेसिमल के बाद 3 प्लेसेस तक, एटलीस्ट आप याद रख लें। ओके, तो AMU क्या होता है मे भी आपको पता होगा, वैल्यू ध्यान रखनी है। और हमारे इस चैप्टर में आपको एक्चुअल में ध्यान रखना है कि न्यूक्लियॉन से जब न्यूक्लियस बन जाता है तो इफेक्टिव मास कम हो जाता है बिकॉज ऑफ मास लॉस। ओके, नेक्स्ट, ये पूरा लिख दिया ना लाइन, आगे बढ़ सकते हैं फिर, ठीक है। लिखिए, चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लिखिए, फाइंड, बिकॉज आपको न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पढ़ाया हुआ है तो आप न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पता करेंगे इस क्वेश्चन में जो अब आप लिख रहे हैं। लिखिए, फाइंड न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी ऑफ, फाइंड न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ड्यूटेरॉन, ड्यूटेरॉन, फाइंड न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ड्यूटेरॉन। मास ऑफ ड्यूटेरॉन आपको गिवन है, मास ऑफ ड्यूटेरॉन आप लिख लें 1.2213 into 10 to the power minus 26 kg, 1.2213 into 10 to the power minus 26 kg, बस इतना ही दिया हुआ है। न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी का मुझे याद एक फॉर्मूला आपको बता रखा है, डेल्टा एम निकालो। मास डिफेक्ट है ना, इक्वल टू एम इंटू सी स्क्वायर होता है, तो मास डिफेक्ट एनर्जी के जिस फॉर्म में कन्वर्ट होता है वही तो होती है न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। तो पहले मास डिफेक्ट पता लगाओ, फिर आइंस्टाइन के मास एनर्जी इक्विवेलेंस से न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी आ जाएगी, है ना। तो पहला स्टेप मास डिफेक्ट पता लगाते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन होते हैं 12th में, मास डिफेक्ट न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। तो ड्यूटेरॉन का प्रैक्टिकल मास ये रहा। अब ड्यूटेरॉन के अंदर क्या होते हैं, ड्यूटेरॉन मतलब ड्यूटेरियम का न्यूक्लियस, तो इसमें एक प्रोटॉन होता होगा, एक न्यूट्रॉन। हाँ भाई बताइए, यही होता होगा, एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन। तो पहले तो डेल्टा एम पता लगाते हैं, ठीक है, मास डिफेक्ट फिर न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। तो अब हम थोड़ा चैप्टर में एंटर कर रहे हैं, समझ लीजिए। डेल्टा एम, डेल्टा एम क्या होता है, फॉर्मूला बताइए फयाज। मास डिफेक्ट का फॉर्मूला बताओ, जनरल फॉर्मूला किसी भी एलिमेंट के लिए। एन पी इंटू, यही ना, एम ई बोल रहे हो क्या, एम पी, ठीक है। आगे ये कैपिटल एम क्या है, बस बोल के बैठ जाओ, कैपिटल एम क्या है, एक्चुअल मास ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ एलिमेंट, है ना। और वो आपको एमडी गिवन है, एमडी मतलब मास ऑफ ड्यूटेरॉन। न्यूट्रॉन प्रोटॉन से ड्यूटेरॉन बन गया, उसका मास थोड़ा कम होता है। अब आप ड्यूटेरॉन की अगर बात करें तो np1 nn ऑल्सो 1, मास ऑफ प्रोटॉन मास ऑफ न्यूट्रॉन अभी आपको लिखवाए थे, डेसिमल के बाद 4 प्लेसेस तक यूज ले लेना, बेटर रहेगा। ओके, डेसिमल के बाद 4 प्लेसेस तक, तो 1 इंटू एमपी क्या था वापस बता दो, 1.726, भाई देखो सही है ना, मास ऑफ प्रोटॉन इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 प्लस 1 इंटू 1.67
इंटू 6 7 के बाद 850 था, बिल्कुल ठीक है। वापस अभी मिस्टेक करते, माइनस मास ऑफ ड्यूटेरॉन आपको केजी में कुछ बताया हुआ है, ये रहा 1.2213 इंटू 10 टू द पावर माइनस 26। ये 26 कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है ना। अब गड़बड़ ये है, वैल्यू चेंज करनी है आपको। टू पॉइंट 2.213 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27। ड्यूटेरॉन का मास अगर गलत होता तो गड़बड़ हो जाती। अब ठीक है, 2.213 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27। तो एक करेक्शन करना था ड्यूटेरॉन का मास। अब आप सॉल्व कीजिए। 1.1 तो कैसे आ जाएगा? कुछ तो गड़बड़ चल रही है अभी, और एक बड़ी गड़बड़ चल रही है कुछ। देखिए इसका 3 पॉइंट समथिंग आएगा ना इन दोनों का। देखिए कितना आएगा, 3 पॉइंट कितना आ रहा है, 3.347 है ना। तो मास ऑफ ड्यूट्रॉन में एक और चेंज करिए, फिर इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है। ये आगे ये तो सब सही है, यहां पर चेंज है। वो जो आपको लिखवाया था ना 1.22, यहां पर बड़ा चेंज है। 3.2213 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27। एक बार और चेंज, हाँ दिस इज ट्रू। सबसे पहले क्या लिख लिया था, 1.2213 लिख दिया था ना, वो 1 के प्लेस पर 3 लिखना था और 10 टू द पावर माइनस 27। ओके, तो 3.2213 तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 पॉइंट समथिंग, 0.271 1271 है ना। तो ये तो छोटा मोटा सब्ट्रैक्शन है, आप चेक करके बता दें। ड्यूटेरॉन की वैल्यू से थोड़े परेशान हो गए थे, बट सही कह रहे हैं, ठीक है ना। तो घर पे बैठे हुए बच्चे तो यही बता रहे हैं, आप भी यही बता रहे हैं कुछ लोग। हाँ डेल्टा एम तो फर्स्ट स्टेप ओवर, हमने मास डिफेक्ट पता लगा लिया। न्यूट्रॉन प्रोटॉन से मिलकर ड्यूटेरॉन बनता है, इतना मास डिफेक्ट आ जाता है, प्रैक्टिकली इतना मास डिफेक्ट आ जाता है। ये क्वेश्चन तो एक है ना, एक टूल है, हमें कुछ कॉन्सेप्ट दिमाग में बिल्डअप करने और स्ट्रॉन्ग भी करने हैं कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन से मिलकर ड्यूटेरॉन बना, इतना मास लॉस हो गया। वो मास गया कहाँ, एनर्जी में कन्वर्ट हो गया अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन्स मास एनर्जी इक्विवेलेंस। तो अब सेकंड स्टेप, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी लिखिए। न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी इक्वल टू डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। तो डेल्टा एम केजी में ही पता करना था क्योंकि एनर्जी चाहिए जूल में। सी की वैल्यू आप जानते हैं मीटर पर सेकेंड। एसआई सिस्टम में सब कुछ चलना चाहिए, मास एसआई सिस्टम में, स्पीड एसआई सिस्टम में, एनर्जी भी एसआई सिस्टम में इन जूल। तो इक्वल टू 1.1271 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 इंटू सी की वैल्यू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 आप लिखते हैं। स्क्वायर क्या होगा सी का, देखिए स्क्वायर ठीक है, 9 इंटू 10 टू द पावर 16, 64 मत कर देना पावर में, स्क्वायर कर दो 8 का भी।
10 to the power 8 into 10 to the power 8, 10 to the power 16. ओके, बताएं कितना जूल एनर्जी मिल रही है? So 1.1439. Yes, sir. 1.1439 into 10 to the power -11. -11 जूल. दिस इज द न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी, EB कर देते हैं, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी फॉर ड्यूटेरॉन. ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. उसका रीजन भी सुन ले. ये जो न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी है यहाँ पर, ये 10 टू द पावर -11 बता रहा है, बहुत बहुत कम है. इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में या मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं. किससे डिवाइड करके? इलेक्ट्रॉन के चार्ज के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं. ठीक है, ओके. नेक्स्ट हेडिंग जो एक्चुअल में चैप्टर का टर्न है, और अब काम इंपॉर्टेंट स्टार्ट हो जाएगा. तो आज हमने जस्ट एक तो आइसोटॉप्स, आइसोबार्स, आइसोटॉन्स, आइसोमर्स ये पढ़े. उसके बाद 1 AMU, कुछ वैल्यूज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी. लाइक 1 AMU इक्वल टू हाउ मेनी kgs? 1.66 into 10 to the power -27 kg. 1.66 है, 1.67 मत कर देना. बस वही एग्जामिनर चेक करता है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के जो मासेस होते हैं उससे कम होता है 1 AMU. प्रैक्टिकली वैल्यू कम आती है. ओके, नेक्स्ट हेडिंग लिखिए रेडियो एक्टिविटी. तो मास डिफेक्ट की डेफिनेशन के बाद मेरे लिए चैप्टर यहाँ से स्टार्ट होता है. ये रेडियो और जो न्यूक्लियाई चैप्टर, रेडियो एक्टिविटी, एक डेफिनेशन पढ़नी है. कल से कुछ डेरिवेशंस भी स्टार्ट होंगे और इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट हो जाएंगे. तो इसमें लिखिए रेडियो एक्टिविटी में द फिनोमेना ऑफ एमिशन ऑफ the phenomena of emission of alpha, beta particles, alpha, beta particles and gamma rays from an unstable nuclei, from an unstable nucleus कर देना, from an unstable nucleus is called radioactivity, is called radioactivity. and ये तो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को तो रेडियो एक्टिविटी कहते हैं. एंड या इस प्रॉपर्टी को हम रेडियो एक्टिविटी कह सकते हैं. और जो सब्सटेंस ये प्रॉपर्टी रखते हैं उनको रेडियो एक्टिव सब्सटेंस कहेंगे. एंड द सब्सटेंस which shows this property, and the substance which shows this property is called radioactive substance, is called radioactive substance, is called radioactive substance. Full stop. टाइम बताइए. ओके, तो क्लास तो यहाँ पर लिखना कुछ नहीं है. एक आपने सुना होगा ना, लाइफ पता लगाते हैं ना किसी भी बॉडी की, कार्बन डेटिंग कुछ होता है, हाफ लाइफ कुछ होता है. तो कार्बन अगर किसी हर बॉडी में कार्बन होता है, और कार्बन के भी आइसोटॉप्स होते हैं. 100% C12 नहीं होता है, कुछ आइसोटॉप भी होते हैं. और जो आइसोटॉप होते हैं वो रेडियो एक्टिव होते हैं. और रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की हाफ लाइफ होती है, वो डिके होते हैं. एक्टिव न्यूक्लियस डिके होते हैं और स्टेबल न्यूक्लियस बनाते हैं. ठीक है, तो इस डेफिनेशन से कल हम स्टार्ट करें. ठीक है, तो चैप्टर समझ लो, अब स्टार्ट होगा. थैंक यू स्टूडेंट्स. थैंक यू सर, गुड नाइट सर. एक